Hi everyone. Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. Set your goals, set your targets. 24th of July 2023 है. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, foolproof way to protect your time, because it's all about time. We are dealing in the currency of time. Time is paramount. डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखने के लिए आप नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो मोबाइल का. अननेसेसरी नोटिफिकेशंस नॉट रिक्वायर्ड. प्लान करो डे का, माइंडफुल रहो और अपने पर्पस को नहीं भूलना है. टाइम टू टाइम हमें ब्रेक भी लेना चाहिए ताकि हम रिफ्रेश हो पाए, रिजुविनेट हो पाए. रेस्पेक्ट योर टाइम. टाइम इज द स्कूल इन विच वी लर्न. टाइम इज द फायर इन विच वी बर्न. स्टडी फुल थ्रॉटल. टेलीग्राम क्विज है एवरीडे इन मॉर्निंग. वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ज्वाइन. दिस इज वोकैबुलरी. कॉरोलरी का मतलब होता है परिणाम. अ प्रपोजिशन दैट फॉलोज फ्रॉम वन ऑलरेडी प्रूव्ड, लाइक अ टाइप ऑफ कंक्लूजन. सैगैशियस है मतलब मेधावी है. हैविंग और शोइंग कीन मेंटल डिसर्नमेंट एंड गुड जजमेंट. डिबैकल का मतलब होता है पराजय. अ सडन और इग्नोमिनियस फेलियर और फियास्को. इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड मुक्ति. एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट और फ्रीडम फ्रॉम द इंजूरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन. प्लाइट मतलब दुर्दशा. अ डेंजरस, डिफिकल्ट और अदरवाइज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. भाषा अच्छी रखना बहुत जरूरी है और भाषा अच्छी रखने के लिए सटीक शब्दों का प्रयोग बहुत जरूरी है. यू शुड हैव अ रिच वोकैबुलरी. चाहे वो आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई दूसरी भाषा हो, उसकी व्याकरण, उसकी जो शब्दों का प्रयोग है, ये उपयुक्त होना बहुत जरूरी है. सो वर्क ऑन योर लैंग्वेज, वर्क ऑन योर लैंग्वेज. देन दिस इज सी सेट. तो सी, आज का जो सवाल है ये एवरेज का है. अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4. बॉलिंग एवरेज है 12.4 रन्स पर विकेट. मतलब हर 12.4 रन पे उसको एक विकेट मिलता है. उसने 5 विकेट लिए 26 रन पे एंड देयर बाय डिक्रीजेस हिज एवरेज बाय 0.4. 5 विकेट अगर वो 26 रन पे लेता है तो उसका एवरेज 0.4 से कम हो जाता है. फाइंड आउट द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच. तो ये जो चीजें होती है ना, ये एवरेज की होती है. एवरेज मतलब क्या होता है, जैसे एक बार 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, ऐसे 4 नंबर दिए हैं, इनका एवरेज निकालना है. तो एवरेज कैसे निकलता है, इन सबको हम ऐड कर देते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. तो नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे 4 हो जाएगी. सो इन दिस केस एवरेज विल बी सम ऑफ ऑल द यूनिट्स, सम ऑफ ऑल द एंट्रीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज. सो दिस विल बिकम द एवरेज. जब क्रिकेट या बॉलिंग की बात आती है, जैसे क्रिकेट में भी आता है, तो अगर हम नॉट आउट होते हैं तो नॉट आउट में वो इनिंग काउंट नहीं होता. तो ये चीज हमें ध्यान रखना है. रन्स तो बढ़ेंगे बट आपको वो इनिंग काउंट नहीं करना है. जैसे आपने 5 इनिंग्स में 100 रन्स बनाए और 6th इनिंग में आप 100 नॉट आउट रहे, तो आपके टोटल 200 रन्स हो गए बट इनिंग 5 ही रहेगी. तो ये चीज याद रखना है. अब जैसे इस केस में बॉलिंग का केस है. लेट x बी द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन टिल द लास्ट मैच. लास्ट मैच तक x विकेट्स उस बॉलर ने लिए हैं. तो बिकॉज उसका एवरेज कितना था 12.4, तो अगर x मैच खेले हैं तो हर मैच में एवरेज 12.4 रन बनाए होंगे. तो 12.4 12.4 12.4 x टाइम्स हमें लिखना है. तो टोटल नंबर ऑफ रन हो गए x मैचेस में 12.4x. अब जो लास्ट मैच था उसमें 26 रन उसने बनाए, तो कितने रन बनाए 26. तो ये हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रन्स. अब दिस इज इक्वल टू, बिकॉज उसने कितने लिए थे 5 विकेट्स लिए थे लास्ट मैच में और इससे पहले x विकेट्स ले चुका है. तो टोटल विकेट्स कितने हो गए x प्लस 5 और एवरेज उसका कम हो गया बाय 0.4. मतलब 12.4 से नया एवरेज हो गया 12. सो न्यू एवरेज इज 12. न्यू नंबर ऑफ से विकेट्स कितने हो रहे हैं उसके, पहले x विकेट थे और आखिरी मैच में 5 विकेट लिए उसने. तो न्यू एवरेज इज 12. पहले x विकेट थे, 5 विकेट और आ गए. तो द पॉइंट इज कि ये जो टोटल होगा वो उसका एक समेशन बताएगा. सिमिलरली जो पुराना समेशन था 12.4x प्लस 26 वाला, ये दोनों बराबर होंगे. तो बस इन दोनों को इक्वेट कर दो. सॉल्व इट फॉर x, यू विल गेट 85. ओके, सो द राइट आंसर इज सी. अब आज हम ऐसे राइटिंग रिज्यूम कर रहे हैं. आज का ऐसे है द ट्रू मीनिंग ऑफ विमेन एम्पावरमेंट.
हमने इसमें बहुत अच्छे से डिस्कशन भी किया था विमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है। हमने बहुत वेरिड व्यू पॉइंट्स देखे, डेटा देखा, फैक्ट्स देखा। अब नाउ इज द टाइम टू कंसोलिडेट इट। सो राइट अ वेरी गुड ऐसे द ट्रू मीनिंग ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। अभी तक हम 5 ऐसे कर चुके हैं और ये ऐसे नंबर 6 है। देखो मैं बार बार आपको बताता हूँ, इस एग्जाम में हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करने की कोशिश करते हैं और फिर इन दी एंड हम ऑर्डिनरी चीज भी नहीं कर पाते। जैसा जैसा मैं आपको बताता जा रहा हूँ वैसा वैसा करते जाओ, आपको फायदा होगा। अभी तक 5 ऐसे हो गए। जिस किसी ने भी ये 5 के 5 ऐसे लिख लिए होंगे वो अभी बहुत अच्छी पोजीशन पे होगा ऐसे में। सो द पॉइंट इज डू द होमवर्क। और ये कोई स्पून फीडिंग का एग्जाम तो है नहीं, हम सेल्फ मोटिवेटेड भी हैं, हमें सारी चीजें पता भी चल गई है। जस्ट राइट इट डाउन एंड शेयर इट। ओके, सो राइट इट डाउन। महिला सशक्तिकरण का असली मतलब आपके हिसाब से क्या होता है? सो दैट इज वाई इस एग्जाम में जो सिलेबस है या जो एग्जाम का जो पूछे जाते हैं सवाल, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं होती है। इस एग्जाम में बस रिक्वायरमेंट होती है कंसिस्टेंसी की, डिसिप्लिन की और डायरेक्शन की। और 360 डिग्री में हमें मार्गदर्शन मिल जाए कि ऐसे पढ़ना है, चीजों को ऐसे देखना है, रोज 3 घंटे कैसे पढ़ाई करना है, लाइक दैट। सो दैट इज वाई ये सब रिक्वायरमेंट्स को केटर करता है ये प्रीलिम्स 1 कोर्स। ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्जाम, चाहे वो कोर सब्जेक्ट्स हो, करंट अफेयर्स हो, एमसीक्यू हो, सीसेट हो, मेंटोरशिप, रीडिंग, राइटिंग, पर्सनालिटी, वी आर कवरिंग ऑल द 7 पिलर्स ऑफ दिस एग्जाम फॉर अ वेरी नॉमिनल फी ऑफ ₹5555 ओनली। और ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, ईयर लॉन्ग कोर्स है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। इससे हमारा टाइम सेव होता है, इससे हमें एक रूटीन आता है, इससे हमें एक डिसिप्लिन आता है, इससे हम पीयर मतलब क्लासरूम्स में आते हैं, हम अकेले पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ाई नहीं होती है। बट जब आप क्लासरूम में आते हो, अपने साथियों से बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, योर लर्निंग आउटकम बेटर होता है। सो ऑल द एस्पेक्ट्स और जो चैलेंजेस स्टूडेंट्स को फेस होते हैं उन सबको ध्यान में रखकर इस कोर्स को हमने यहाँ पे ऐसे डिजाइन किया है। सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, आपको बहुत बेनिफिट होगा। एक सवाल स्टूडेंट्स और पूछते हैं, बहुत सारी चीजें जस्ट लाइक दैट मैं एक्सक्लूसिव नहीं रखता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऐसे डिलीवर हो जाता है। द पॉइंट इज सी, एक्सक्लूसिव बनाने में बहुत हेडेक होता है, एक्सक्लूसिव करने में बहुत एंट्रोपी होती है। सो दैट इज वाई टू मेक थिंग्स ईजियर या टू मेक थिंग्स लाइक आउट ऑफ गुडविल आई शेयर लॉट मेनी थिंग्स, बट the fee is required, because you know that there is a fee. So this is okay, this is sufficient because you know there is a fee, so a fee is required. अब हम आते हैं आज के सोशल मीडिया अपडेट में। पता है अगर फी नहीं चार्ज करते हैं तो फिर अपग्रेड करना डिफिकल्ट हो जाता है। जो काइंड ऑफ चीजें हम कवर कर रहे हैं, दीज थिंग्स आर कॉस्टिंग वर्थ लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपी। सो दैट इज वाई इफ वी डू नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स तो चीजों को स्केल करना डिफिकल्ट होता है। सो दैट इज वाई फी इज इंपॉर्टेंट और फी स्टूडेंट से ही लेना चाहिए बिकॉज स्टूडेंट्स हमेशा फोर फ्रंट पे रहते हैं। सो एवरीवन यू विल हैव टू पे द फी फॉर दिस कोर्स। देन ये है नो योर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। 164th इनकम टैक्स डे है। 1924 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट ने बोर्ड एज अ स्टैच्यूटरी बॉडी बनाया था दिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब जैसे सरकार का ही देखिए, इनकम टैक्स क्यों जरूरी होता है? गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, टैक्सेस आर इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई इसी फंड से फिर गवर्नमेंट बहुत सारी गुडविल, बहुत सारी सर्विसेज, जो कंट्री का डिफेंस है, मैकेनिज्म है, एवरीथिंग, इट इज ऑल हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ वी पीपल आर पेइंग द टैक्स। तो ये जरूरी होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम टैक्स का है ये बॉडी बना था, आज इसका 164वां स्थापना दिवस है। तो ग्रुप ए ऑफिसर्स होते हैं, अब इसमें भी यूपीएससी के थ्रू रिक्रूट होते हैं। आईआरएस जैसे ग्रुप ए ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज एटसेट्रा में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो इसका 164th डे है। तो ये 164वां आयकर दिवस है। अभी 31 जुलाई लास्ट डेट है टैक्स फाइल करने का। ये है पंडित पन्नालाल घोष साहब, रिमेंबरिंग द ग्रेट माइस्ट्रो ऑफ इंडियन क्लासिकल फ्लूट, म्यूजिक एंड अ फ्रीडम फाइटर ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। 1951 में आपने कंट्रीब्यूट किया था पैशनेटली नेशनलिस्ट फिल्म मूवमेंट को थ्रू हिज इमोटिव कंपोजिशंस एंड फ्लूट का परफॉर्मेंस। आप हैं कोंडा वेंकट रंगा रेड्डी साहब, आप फ्रीडम फाइटर हैं, आपकी डेथ एनिवर्सरी है। ही सर्व्ड एज द फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्रा 59 to 62। रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना इज नेम्ड आफ्टर हिम। Then who among them holds the title of first Indian women Grand Master? आंसर, इनमें से सही जवाब क्या है?
Then this is watch which of these GI tags earned a spot in the Guinness Book of World Records for the largest display titled Threads of Unity. आप बताओ, लंबनी एम्ब्रॉयडरी है, कांचीपुरम सिल्क है, ओडिशा का इलकट है, या फिर फुलकारी है? आपको पता है सच टाइप ऑफ जो मैसेजेस आते हैं कभी भी इन पे कभी भी हमें स्ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। लॉटरी घोटाले आपको अपनी योजनाओं से लुभाते हैं। हमेशा समझदारी बरतें और उन्हें अपने सपनों को खराब ना करने दें। सपनों से बात आया तो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। एक वर्ड होता है पाइप्ड ड्रीम्स। पाइप्ड ड्रीम्स क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपने दिखाना। लेट मी टेल यू वेरी वेरी फ्रैंकली, यूपीएससी का जो एग्जाम है इसमें कंपटीशन भी है। यूपीएससी के एग्जाम में लेवल भी अच्छा खासा हाई होता है। यूपीएससी का एग्जाम शॉर्टकट से नहीं निकलता है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ऐसे लुभावने सपने और क्लिक बेट से बचिए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सारे स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यू हैव टू पुट एफर्ट्स, और उसके बाद भी आप में एक सर्टेन पेशेंस चाहिए होगा, परसीवरेंस चाहिए होगा। फेलियर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, बट आप में परसीवरेंस होना चाहिए और लक्ष्य के प्रति अपनी दृढ़ता दिखानी पड़ेगी। इट इज अ टेस्ट ऑफ योर टेम्परामेंट, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर मेंटल फोर्टिट्यूड। सो अगेन यूपीएससी का एग्जाम कमजोर दिलों के लिए नहीं होता है। मैं बार बार बताता हूं, आपको स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। मेंटली इमोशनली स्ट्रांग रहना जरूरी है। ओके, सो इफ यू हैव इट देन फुल थ्रॉटल करो। आपकी जर्नी वर्थ वाइल रहेगी। ओके, नाउ दिस इज द हिंदू, Monday, July 24th, 2023. See, this is again not at all right. Government mechanism full throttle, यहाँ पर full might से यहाँ पे such type of activities को tolerate नहीं करना है हमें। यहाँ पे जितने भी perpetrators of crime है उनको punishment जरूरी है, justice is required. रेलवेज और जस्टिस विद इन लॉ होता है। जस्टिस विद इन लॉ होता है, नियम के हिसाब से होता है, स्टेट के हिसाब से होता है। हम विजिलेंटी कल्चर एनकरेज नहीं करते। Railways post Balasore plan to speed up signaling revamp may take long years. Then see, this is again हमें बेटर करने की जरूरत है। जामिया receives centers node for a medical college. This is good. Education is important. So this is the front page. See, यहाँ पे centers node मिला है for medical college. Plan to set up campus in West Asia. So this is really nice. Then authorities prep up as Yamuna crosses danger mark again. देन यहाँ पे ITPO का कॉम्प्लेक्स G20 मीट वेन्यू अभी इनॉग्रेट होगा। तो ये ITPO कॉम्प्लेक्स नया बना है, ये व्यू वेन्यू है G20 लीडर मीटिंग इन सितंबर, तो इसका अभी इनॉग्रेशन हो रहा है। देन सी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड इट इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। फॉर सेक्शुअली अब्यूज चिल्ड्रन द रोड टू रिहैब इज लॉन्ग। रिहैबिलिटेशन पे हमें फोकस करना चाहिए। हमें अननेसेसरी जो डॉगमा है, स्टिग्मा है, इन सब चीज़ों से जो यंग माइंड है, यंग ब्रेन है, यंग इमोशंस है, उनको सेफगार्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें एवरीबडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी, लॉ, गवर्नमेंट, इवन पुलिस, मेडिकल, एवरीवन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी कि यहाँ पर ये एक ट्रॉमा जो है ये रिहैब हुआ जाए और इसको हील किया जाए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, हॉस्टिलिटी, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत होती है। Then this is monsoon fury. River in spate, boats anchored on the ghats due to a rise in water level of the Ganga Varanasi on Sunday. तो ये वाराणसी है। Varanasi is a very beautiful city. Then this is next page, education plus. Now see, saying it without words. Communication is very very important. Communication verbal भी हो सकता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। दोनों जगह हमें इस आर्ट को लर्न करना जरूरी है। रिसीविंग एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स मस्ट लर्न टू पिक अप एंड गिव द राइट क्यूज। सी, ये बहुत अच्छी बातें यहाँ पे लिखी है। आपने देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो एकेडमिकली बहुत अच्छे होते हैं, बट जब बात आती है इंटरेक्शन की या 1-to-1 मीट करना है या फिर इंटरव्यू में जाना है तो वो चोक करते हैं, वो स्टटर करते हैं और वो एट टाइम्स परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाते। उनको बोलना कुछ होता है और वो बोल कुछ और जाते हैं। कई बार उनकी टोन आउटराइटली बहुत एग्रेसिव हो जाती है या फिर रूड साउंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा, या फिर वो थोड़ा हॉस्टिलिटी दिखने लग जाती है बिहेवियर में। एक्चुअली वो ऐसे नहीं है, बट उनको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में थोड़ा लैग है। तो दैट इज़ वाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हमें सीखना चाहिए। इन टोटलिटी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब केवल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं होता है, इसमें कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट,
अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस, सामने वाला किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, किस चीज़ को पूछना चाह रहा है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में एक सीनियर ऑफिशियल ने मुझे बताया था कि इंटरव्यू में कुछ भी सही और गलत जवाब नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि यही सही है या यही गलत है। इंटरव्यू में वो सही जवाब होता है जो सामने वाला सुनना चाहता है। जो सामने वाला सुनना चाहता है, अगर आपने वो जवाब दे दिया तो आपका इंटरव्यू अच्छा है। अगर वो जो सुनना चाहता है वो आप नहीं दे पाए तो आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो ही वॉज अ ब्राइट, लैंग्वेज स्किल्स फेयरली गुड है, बट वो जॉब इंटरव्यूज में हमेशा प्रॉब्लम होती है। तो ये इसीलिए रीजन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है। और इसी चीज को हम संडे की क्लासेस में बहुत अच्छे से टेकल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अटेंड किया, दिस इज रियली रियली नाइस। स्टूडेंट्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, सेंसिटिव मुद्दों में जिस शालीनता और सेंसिबल वे में बातें रख रहे हैं, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन स्किल्स में आती है। तो द प्रॉब्लम वॉज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। बियॉन्ड द वर्ड्स वी स्पीक वी गिव एंड रिसीव काउंटलेस नॉन वर्बल क्लूज वेरी डे। कई बार हम बोलते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज कैसी दिख रही है, बॉडी लैंग्वेज कैसी। कई बार हम बहुत रूड अपीयर होते हैं। तो द पॉइंट इज, ये बॉडी लैंग्वेज भी हमारी करेक्ट होनी चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स होता है, आई कांटेक्ट होता है, टोन ऑफ वॉइस होता है, ये सब जरूरी है इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये जरूरी होता है कि हम अपना मैसेज करेक्ट वे में, जो हमारी इंटेंशंस है उसके साथ सामने वाले को बता पाए। सो दैट इज वाई ये भी एक डिफिकल्ट चीज नहीं है, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, ये चीज सीखी जा सकती है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम माइंडफुलनेस रहें, ट्रांसफर और रिसीव जो इंफॉर्मेशन हो रहा है उसको करेक्टली करें। कई बार क्या होता है, हम लिसन करते हैं जस्ट टू रिप्लाई, हम सुनते नहीं है वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज पे ध्यान नहीं देते हैं। मैसेज आया रिप्लाई, मैसेज आया रिप्लाई। फर्स्ट वी नीड टू कॉम्प्रिहेंड कि क्या मैसेज है, क्या बोला गया है। तो ये भी एक्टिव लर्निंग स्किल्स में आता है, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स में आता है। तो प्रोफेसर्स, मेंटोर्स, फ्यूचर एम्प्लॉयज कैन टेल अ लॉट अबाउट from your facial expressions, body posture, gestures, eye movement, use of space. Students एक और कई बार मिस्टेक करते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि they can trick teacher, they can trick interview board। देखो 9 आउट ऑफ 10 केस में ऐसा नहीं होने वाला है। आप तो एक हो, टीचर और स्टूडेंट आपके जैसे कितने लोगों से डील कर रहा है, नो, कितने सारे यूज केसेस हैं। वो स्टूडेंट का जो बिहेवियर है, कहाँ स्टूडेंट कैसे बोलेगा, कितना बोलेगा, क्या स्मार्टनेस दिखाएगा, ये सब टीचर को पता होता है, ये सब इंटरव्यूअर को पता होता है। सो दैट इज वाई हमें हमेशा प्रिटेंड नहीं करना चाहिए। वी शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट। नहीं आता नहीं आता, ये आता है, यहाँ नहीं पढ़ाई हुई नहीं पढ़ाई हुई। वी शुड बी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि एट टाइम्स जब हम इंटरव्यू बोर्ड को ट्रिक करने की कोशिश करते हैं, जो कि आप नहीं कर पाओगे, मार्क माय वर्ड, वो बहुत सीनियर पीपल होते हैं और आपके जैसे पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने इंटरव्यू देखा है, तो यू कैन नॉट ट्रिक देम। बट इस अटेम्प्ट में अननेसेसरी हम चीजों को हमारे अगेंस्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो समझते भी है, इंटरव्यू में इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस होती नहीं है किसी स्टूडेंट से। टू बी वेरी फ्रैंक, दे अंडरस्टैंड कि अभी उनको सिस्टम का इतना जानकारी नहीं है, दे आर वेरी कॉर्डियल। बट हमें मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, हमें रूड नहीं होना चाहिए, और हमें फेक नहीं बनना चाहिए। ये चीज़ें आपके अगेंस्ट में जाती है। द पॉइंट इज कि हमें, जब हम बात कर रहे हैं तो हमें जैसे आई कांटेक्ट हो, बॉडी लैंग्वेज करेक्ट हो, है ना, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन भी टू वे होता है, तो वी शुड बी लाइक एक्टिव लिसनर एज वेल। जो सीनियर या एल्डर कुछ बता रहा है तो उनकी बात भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, सो इससे क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होते हैं। और किसी भी जॉब इंटरव्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना, वो देखा जाता है पर्सनैलिटी कैसी है। एक हद के बाद ना टेक्निकल स्किल्स, मार्क्स, नंबर्स एटसेट्रा इतने मायने नहीं रखते। उसके बाद ये देखा जाता है कि वो कितना फ्लेक्सिबल है, कितना पॉजिटिव आउटलुक है, मोल्ड हो सकता है, कुछ चीजें सीख सकता भी है या नहीं सीखता है, बहुत रिजिड है। तो ऐसी चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। हैंडशेक हुआ, कॉन्फिडेंस हुआ, एंथुजियाज्म होना चाहिए। आपने इतनी मेहनत की है एंड यू आर साउंडिंग सो डल, व्हाई? बी एंथुजियास्टिक। जेन्युइन स्माइल्स होनी चाहिए। वी लव जेन्युइन पीपल। सी, ये एक रूल ऑफ थंब है, एवरीबडी लव्स जेन्युइन पीपल। ओके, आज के वर्ड में कोई भी किसी को ट्रिक नहीं कर सकता है, टू बी वेरी फ्रैंक। वर्ड अब इतना डेमोक्रेटाइज हो गया है, ऑल द इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, एवरीबडी इज स्मार्ट, यू कैन नॉट ट्रिक एनीवन, यू शुड बी जेन्युइन।
दो या ओकेशनल नोड्स है, देन इसके अलावा ये जो बोर्डम नहीं होना चाहिए, नर्वस नहीं होना है, ये चीज़ें ना बहुत कम आएगी। स्पेशली एक बार जब आप जॉब में जाते हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स ही लाइक दी सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका वर्क में सक्सेस या फेलियर का। ये डाउनहिल ड्राइविंग है, श्रिंकिंग ट्रेड वॉल्यूम है, दिस इज नॉट गुड। वॉल्यूम ट्रेड का कम हो रहा है, वो इसलिए नहीं कि हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है, वो इसलिए हो रहा है कि वर्ल्ड में डिमांड कम हो गई है। उसका रीजन है यूक्रेन वॉर, कोविड-19 और जनरल जो स्लो डाउन इकोनॉमिक रेसेशनरी टेंडेंसीज थी। इवन आईटीज में भी कट हो रहा है, आईटी स्पेंडिंग में। तो अगेन हमें नए एवेन्यूज ढूंढने चाहिए, नए मार्केट्स ढूंढने चाहिए एक्सपोर्ट को, और लुक्रेटिव कॉम्पिटिटिव भी बनाना चाहिए। एट द सेम टाइम वी शुड बी अलर्ट एंड प्रोएक्टिव। जैसे चाइना से बहुत सारी फैक्ट्रीज अभी बाहर जा रही है, 1+ पॉलिसी, तो इंडिया शुड मेक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की वो सारे फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में भी इन्वाइट कर पाए। दिस इज थाईलैंड। ये आर्टिकल भी अच्छा है, डिलेमा ऑफ इंडियाज ग्रेट पावर एम्बिशंस। इंडिया ग्रेट पावर बनना चाहता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पावर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर। किस टाइप की पावर हम बनना चाहते हैं, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, हम इन्फ्लुएंशियल पावर, हम स्पिरिचुअल पावर, व्हाट टाइप ऑफ पावर, बिजनेस पावर। सो what kind of global power India be? There are those who argue that India should aspire to be a great power and assert its growing power internationally. Others argue that India should focus on the uplift of millions of its people above the poverty line, because पहले हमारी ज़्यादा ज़रूरत है जो हमारे लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके वेलफेयर पे ध्यान दें, गवर्नेंस रिकनसाइल करें, और जो एसेंशियल चीज़ें हैं वहाँ ध्यान दें। एक्चुअली मिलिट्री पावर बनने के लिए बहुत पैसे खर्च होते हैं। अभी हमने राफेल खरीदा, गैजेट्स एक्सेट्रा, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स। फिर ये आर्ग्यूमेंट आता है कि हम मिलिट्री एक्सपेंडिचर के बजाय इसको गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, इधर क्यों डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका ये ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं है कि हमको सारा पैसा मिलिट्री से कट करके यहाँ देना चाहिए, वो भी एक जवाब नहीं होगा, बिकॉज मिलिट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये सेफगार्ड करती है कंट्री को ऑल टाइप ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट से। द आइडिया इज हमें एक बैलेंस बनाना चाहिए, और वही चीज हम बजटिंग के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। प्रायोरिटीज में एक बैलेंस बनाना जरूरी है, और रियलिस्ट बनना भी जरूरी है। हाइपर नेशनलिज्म भी करेक्ट नहीं होगा, डीपली पैसिमिज्म भी करेक्ट नहीं होगा। इंडिया का जो पावर है वो अगेन क्या होना चाहिए, होलजम होना चाहिए। जैसे आई ऑलवेज टेल यू, एजुकेशन या जो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हो ना, इसको होलजम तरीके से करो। ये नहीं कि पॉलिटी का एक्सपर्ट बन गए, उसमें लक्ष्मीकांत, डीडी बसु और भी बहुत सारी किताबें, पीएचडी कर ली, बट जब बात आई ज्योग्राफी की तो जीरो, हिस्ट्री की तो जीरो, इकोनॉमिक्स की तो जीरो। दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड प्रिपरेशन। यू शुड बी लाइक 80% गुड इन ऑल द सब्जेक्ट्स, और आप इस एग्जाम को टॉप कर लोगे, मार्क माय वर्ड। 80% गुड बन जाओ सारे सब्जेक्ट्स में। तो इसी तरीके से हमें होलजम वे में आगे बढ़ना चाहिए, होलजम वे। अब 1991 के टाइम से पहले जैसे इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारी थोड़ी प्रॉक्सिमिटी यूएसएसआर के साथ थी, हमारा मॉडल भी थोड़ा मिक्स्ड इकोनॉमी, टिल्टेड टुवर्ड वेलफेयर था, सोशलिज्म। 1991 के बाद हम थोड़ा कैपिटलिस्ट की तरफ मूव करना चालू किया, ऑल्दो वी आर मिक्स्ड इकोनॉमी, बट ये एक जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, इसमें इंडिया ने अगेन री इन्वेंट किया है अपनी इकोनॉमी को। तो उस टाइम तक इंडिया एंड पाकिस्तान को भी हाइफन की तरह रखा जाता था, एक एक लेवल पे रखा जाता था इंडिया एंड पाकिस्तान। बट फॉर पास्ट फ्यू डेकेड्स इंडिया अब कहीं ज़्यादा आगे निकल गया है पाकिस्तान से। तो अब हमारा फॉरेन एक्सचेंज 600 बिलियन है, और अब हम लाइक अलग लीग में आते हैं। सो 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, और उसके बाद हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए एंड वी डिड वेल। यूएसए के साथ हमारी पार्टनरशिप बढ़ी है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, ऑल्दो यूएसएसआर रशिया के साथ भी वी हैव कॉर्डियल रिलेशंस। देन इसमें ये एक और बात बोला है, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया स्टिल लिव इन पॉवर्टी। तो हमें जो पावर बनना है, ग्रेट पावर बनना है, तो हमारे पीपल को भी करेक्ट एजुकेशन, फाइनेंस और जो लिविंग कंडीशंस है वो बेहतर देने की ज़रूरत है, इनइक्वालिटी भी कम हो। तो दिस इज दैट। पावर में मैडनेस भी नहीं होनी चाहिए, और ये इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस विदाउट अ ब्राइब होना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी, इंडियन पॉलिटिशियंस जो हैं वो फॉरेन पॉलिसी इज अ लग्जरी शी और ही कैन नॉट अफोर्ड। सो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। पॉलिटिकल मैच्योरिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। देन डिस्पाइट एन इंक्रीज इन द ओवरऑल बजट, एमईए का क्रिटिसिज्म भी है कि हम प्रोजेक्शन क्यों बेटर नहीं कर पा रहे अपनी पावर का।
हम एट टाइम सॉफ्ट पावर में तो अच्छे होते हैं कल्चरल, बट जब हार्ड पावर की बात आती है, मिलिट्री माइट, तो हम एट टाइम्स कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें मिलिट्री भी स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक इनिबिलिटीज होती है। इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, इतने बड़े कंट्री को एक साथ लेके आगे चलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और हमने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सक्सेस अचीव की है इन द पास्ट 75 ईयर्स। सो ये चैलेंजेस हैं, बट अगेन डाइवर्सिटी इज नॉट अवर वीकनेस, इट इज़ अवर स्ट्रेंथ। तो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को शेप करें। इंडिया का टाइम है, आ गया है, टाइम नहीं दौर आ गया है। वी शुड बी रेस्पॉन्सिबल, और जो हमारा ड्यू पोजीशन है वर्ल्ड में उसको भी हमें एम्ब्रेस करना चाहिए। अ केस ऑफ अ न्यू प्रोनाउन फॉर दिस AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे चैटबॉट्स हो गया है, जनरेटिव AI आ गया है। ये अभी जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये और बढ़ेगा। यूजर जनरेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें मशीन आपको कैसे एड्रेस कर रही है, तो ये भी एक बात होता है। जैसे इंग्लिश में यू होता है, यू हम हर किसी को यू बोल देते हैं, तो दिस इज यू। तो प्रोनाउन का भी यहाँ पे ध्यान रखे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बात है। एट टाइम्स एक्चुअली क्या देखा गया है, AI बायस्ड होती है, बायस्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्किन, बायस्ड ऑन द बेसिस कलर ऑफ स्किन, बायस्ड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, प्लेस, एक्सेट्रा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। ऑन ईडीज पावर टू अरेस्ट एंड सीक कस्टडी, तो यहाँ पे बताया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का कितना पावर है। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू सेक्शन 65 में, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द सेम रेट आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद दोज ऑफ PMLA। लेट अस वेट एंड वॉच, इस पे अभी वेट एंड वॉच। जेनेरिक सप्लाई ऑफ बेडाक्यूलिन बी एक्सेसिबल, ये मेडिसिन होती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, TB के लिए। जेनेरिक मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो लाइक उसमें पेटेंट या फी एटसेट्रा नहीं होता, तो ये सस्ती होती है। इनका केमिकल कंपोजिशन सेम ही रहता है जो ओरिजिनल मेडिसिन है, पेटेंटेड मेडिसिन है, बट ये बहुत कम दाम पे मिल जाती है, तो ये बहुत अफोर्डेबल होती है। देन दिस इज, अभी एक नया मूवी आया है ओपनहाइमर, और ये मूवी में बताया है किस तरीके से एटॉमिक बॉम्ब्स बनाए, USA ने एटॉमिक बॉम्ब्स बनाए। रिसेंट आर्टिकल वॉज नॉट अप टू स्क्रैच। अप टू स्क्रैच का मतलब है कि वो सेटिस्फैक्ट्री, इट वॉज सेटिस्फैक्ट्री, इट वॉज सेटिस्फैक्ट्री अप टू स्क्रैच। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अफ्रेड द न्यू अकाउंटेंट यू हैव हायर्ड इज नॉट अप टू स्क्रैच, मतलब वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ओके। देन लव, लव का बहुत सारा मतलब होता है। स्पोर्ट्स में जो लव का मीनिंग होता है मतलब 0-0, तो लव ऑल मतलब बोथ आर 0-0। पार्टेक एंड टेक अपार्ट, पार्टेक एक ओल्ड फैशन है, अभी हम इतना यूज नहीं करते हैं, ये ओल्डर टाइम पे फॉर्मल ओल्ड फैशन है, इसको यूज नहीं करते हैं, हम टेक अपार्ट बोलते हैं। व्हेन यू पार्टेक ऑफ समथिंग यू यूजुअली टेक अ स्मॉल पोर्शन और शेयर ऑफ समथिंग। मर्क्यूरियल नहीं होना चाहिए। मरकरी हम टेम्परेचर के लिए करते हैं, बिकॉज उसका पारा चढ़ भी जल्दी जाता है और उतर भी जल्दी जाता है। सम पीपल शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और वो एकदम गुस्सा शॉर्ट होता है, बट फिर गुस्सा उतने जल्दी नीचे भी आ जाता है, तो दिस इज कॉल्ड मर्क्यूरियल बिहेवियर। कॉज्ड बाय मर्क्यूरी, लायबल टू सडन अनप्रेडिक्टेबल चेंज होता है, फिकल होता है, एरेटिक होता है। ओके। फेमस वाटरफॉल गोवा में है, अट्रैक्ट्स विजिटर विद इट पिक्चरस्क ब्यूटी, तो इसका नाम है दूध सागर फॉल्स। कोंकण ऑफिशियल लैंग्वेज है गोवा की। चर्च ऑफ गोवा में मोर्टल रिमेन्स है सेंट फ्रांसिस एक्जेवियर के। ये बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है, बॉम जीसस। क्वीन ऑफ बीचेस गोवा, इट इज कॉल्ड कैलांगुटे बीच। देन दिस इज गोवन है, पोर्तुगीज है। देन दिस इज फुगड़ी, फोक डांस होता है। ये इसमें कुछ जो क्विजेज आते हैं ना, सम क्विजेज आर रियली नाइस, जो हमारे सिलेबस के विद इन होते हैं, इसको देखना चाहिए। Then this is ASI वाराणसी बिगिन साइंटिफिक सर्वे। जापानीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया अभी विजिट करेंगे। ग्लोबल साउथ का विजन है। ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है, जो साउथ मतलब ये 0 डिग्री है, साउथ मतलब जो 0 डिग्री के नीचे वाली कंट्रीज हैं वो ग्लोबल साउथ है। नॉर्थ का मतलब, इज इट सो, क्या ये सही है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल साउथ, और इनमें कौन सी कंट्रीज आती है? वाइड स्प्रेड सपोर्ट है AU मेंबरशिप। सर्टेन ने अकीरा अटैक बताया है, ये एक रैंसमवेयर है। 2 Chinese nationals arrested, and this is 75 landslip. Different cattle of fish. Kashmir wants Europe to taste its trout. Kashmir भी again soft power, the value, the culture, soft power. Russia strikes and Musk अभी ट्विटर का नाम बदल के अभी ये रीब्रांड हो रहा है X। एक वर्ड होता है सुपर ऐप। What does it mean by super app? सुपर ऐप से क्या जानते हैं हम? हेल्थ इंश्योरेंस है, एंड देन दिस इज स्पोर्ट्स। ओके,
दिस इज स्पोर्ट्स। साइंस में बताया है क्लाइमेट टारगेट्स आर बिकमिंग आउटडेटेड। जो हमारे टारगेट्स हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, टारगेट्स जैसे हमने क्योटो प्रोटोकॉल में टारगेट्स किया 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल से टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे। ये टारगेट्स भी टाइम टू टाइम रीसेट करना ज़रूरी होता है। तो इकोनॉमिक लॉरेट ने बताया 70s में वार्मिंग ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल कुड रेंडर द प्लैनेट वार्मर देन इट हैज एवर बीन इन सेवरल 100,000 ईयर्स। तो ग्लोबल दिस ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ग्लोबल दिस टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो वी नीड टू बी लाइक केयरफुल। अर्थ सिस्टम मॉडल है, हमारे टारगेट्स हैं, ये बेटर रिफ्लेक्ट करने चाहिए चेंजिंग सिचुएशन। इसमें बात आती है आईपीसीसी की। आईपीसीसी का डेटा होता है, रिपोर्ट्स होती है। अभी 6th रिपोर्ट आया था और इसमें डेटा दिया हुआ है। तो द होल आइडिया इज कि ये जो मॉडलिंग है, मॉडलिंग मतलब प्रोजेक्शंस होते हैं, इसमें बेटर टारगेट सेट करना जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो रहा है, स्पेन में हो रहा है फॉरेस्ट फायर, यूरोप में बहुत कॉमन हो गया है सच टाइप ऑफ फायर्स। टेलिंग टाइम विद जियोलॉजी, इसमें बताया गया है जैसे जियोलॉजिकल एरा होता है, ये ह्यूज होता है बिकॉज अर्थ का अगर एज, ह्यूमन एज 46 है, वी आर हार्डली, ह्यूमन बींग्स आर 2 to 3 years ओल्ड, वी आर वेरी यंग। तो अर्थ का ये जो हिस्ट्री है, जियोलॉजिकल एरा है, इसको हम डिवाइड करते हैं लाइक एरा में, प्री कैम्ब्रियन, फिर पैलियोजोइक एरा, लाइक दैट। ओके, मीजोजोइक कब आता है? तो मीजोजोइक एरा वाज द एज ऑफ डायनासोर्स, एज ऑफ डायनासोर्स। ओके, तो ये तो हो गया द हिंदू न्यूज़पेपर। अब हम क्विकली आंसर सबमिशंस देखते हैं 20th जुलाई 2023 के। मैं फिर बार बार बता रहा हूं, आपको आंसर लिखना बहुत जरूरी है। एवरी वन ऑफ यू जो भी दिन के 4-5-6 पेजेस पेन पेपर में नहीं लिख रहा है, उसको मेंस एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी। कितनी प्रॉब्लम आएगी ये डिपेंड होगा, बट प्रॉब्लम आएगी। सो यू शुड राइट समथिंग ऑन डेली बेसिस। सी, स्पेशली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आपको तो लिखना ही चाहिए। यू हैव टू राइट समथिंग ऑन डेली बेसिस बिकॉज स्कूल कॉलेज से आप थोड़ा दूर आ गए हो। सो यू शुड राइट समथिंग ऑन डेली बेसिस। Prepare a short summary on the following topics: Indus Water Treaty, food processing and corporate social government, CSR. ओके, तो ये बड़े अच्छे से टॉपिक्स बताए। देखो कितना आसान चीज़ें हैं। अब देखो जो स्टूडेंट्स डेली लिख रहे हैं, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कितनी बेहतर होती जा रही है, हैंड राइटिंग बेहतर होती जा रही है, और ऑब्वियसली इतना लिख रहे हैं तो नॉलेज भी बेहतर होती है। फूड प्रोसेसिंग, दिस इज सो नाइस। डायग्राम देखो, इंडस वाटर ट्रीटी, वेरी गुड दीपेश। अमरजीत देखो हिंदी में कितना बढ़िया से लिखा है, खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, चुनौतियां क्या है, ये सारे। अगर ये आप 6-7-10 पॉइंट्स लिख रहे हो, आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद हो रही है। लिखते ही चीजें याद हो जाती है, क्योंकि आपको पहले उसे पढ़ना है, फिर लिखना है, चीजें ज्यादा रिटेन होगी, और यही आप रियल एग्जाम में भी लिख पाओगे। तो राइटिंग का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। यू टॉक टू योर पेरेंट्स, यू टॉक टू योर एल्डर्स, सब यही बोलेंगे, लिखो, लिखना बहुत जरूरी है। सो दिस इज वेरी नाइस अमरजीत, दिस इज गुड, वेरी गुड। राम नरेश देखो, सी सच अ गुड कॉपी। हम ना इस तरीके से एक पेज में एक पोस्ट में एक सवाल करे, है ना, तीनों एक साथ नहीं करे। जैसे दीपेश ने तीनों एक साथ कर दिया, तीनों एक साथ नहीं करे, 1 पोस्ट पे 1 क्वेश्चन करे। इससे क्या होगा, सर्च में ये इजीली आ जाएगा। जैसे कई इन फ्यूचर अगर आपको सर्च करना है ना, तो ये इजीली आ जाएगा। कॉर्पोरेट सोशल गवर्नेंस, वेरी गुड। सी, अब ये दूसरा है इंडस वाटर ट्रीटी, वेरी गुड। तो 1 पोस्ट 1 आंसर करें, इससे बाद में आपको सिस्टमैटिक ज्यादा होगा। जैसे फूड प्रोसेसिंग है, इसको हम नए पोस्ट में डाल सकते हैं। कॉर्पोरेट सोशल गवर्नेंस, वेरी गुड। मंजू, दिस इज रियली गुड। सी द कॉपी, डायग्राम एंड दिस प्रेजेंटेशन स्किल्स, रियली रियली ऑसम। चैलेंजेस क्या है, वेरी नाइस। नंदिनी, दिस इज गुड। तो आपको बहुत ज्यादा फीडबैक की भी जरूरत नहीं होती है। अगर आप आंसर लिख रहे हो, ऑटोमेटिकली यू आर डूइंग गुड, द पॉइंट इज राइट। विश्वजीत ने देखो कितने अच्छे से लिखा है, फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, पैराग्राफ्स देखिए, व्हाट इज द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, वेरी नाइस, वेरी गुड, दिस इज रियली रियली गुड। ड्रॉबैक्स भी बताए, फैंटास्टिक। देन इंडस वाटर ट्रीटी, डायग्राम और बेहतर बनाइए इस डायग्राम को। देन इसके सी द स्पेसिंग वर्क इज ऑल्सो रियली गुड ऑफ दिस कॉपी, वेरी गुड विश्वजीत, टू द पॉइंट है, बहुत अच्छा लिख रहे हो, इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।